आप सभी लोगों का प्रिसा आईएएस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर के सेक्शन में हमने आपसे वादा किया था कि जो इम्पोर्टेंट अभी आपका जो पेपर हो रहा है, अभी 12 तारीख को बीपीएससी है, फिर यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है सॉरी, फिर यूपीएससी है। उस सिलसिले में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टू द पॉइंट हो सकते हैं, कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ हम लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हमने अवार्ड, रैंकिंग, आपको और भी बहुत सारी करंट अफेयर हमने आपको इसके पहले बता दी है। उसके लिए अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और हमारा प्ले स्टोर से जो ऐप है वो प्रिसा आईएएस का वो डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक क्रम में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि जो नोटिफिकेशन है अपकमिंग वीडियोस की वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तब वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी और हमारे फ्री एंड पेड कोर्सेज दोनों चल रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रिसा आईएएस रन बाय आईएएस ऑफिसर। इसका मतलब है कि ये जो संस्था है प्रिसा आईएएस वो आईएएस ऑफिसर द्वारा चलाई जा रही है। इसके डायरेक्टर, इसके फैकल्टीज आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी हैं। आप वेबसाइट विजिट करिएगा, ठीक है। आप www.prisaias.com पे जाइएगा और आपको वेबसाइट में जो अबाउट फैकल्टी में चेक करिएगा, आपको सारे सेलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स ही मिलेंगे जो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। यानी कि आपको जो गाइडेंस है वो ब्यूरोक्रेट द्वारा दिया जा रहा है, आईएएस ऑफिसर द्वारा जा रहा है, तो यानी कि आप सही जगह पे। इस क्लास को चालू करने से पहले मैं 5 मिनट और आपका लेना चाहूँगा। एक छोटी सी मेरी थॉट प्रोसेस में सोचा आपसे शेयर करूँ। कल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। वो मेरे मित्र जो है बहुत करीबी मित्र है, मेरे साथ पढ़ाई किए हैं और इस समय वो यूपी पीसीएस के थ्रू एसडीएम पोस्ट पे कार्यरत हैं। जब उनसे बात हो रही थी तो हमने चर्चा किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों का राजेंद्र नगर में 5 से 6 साल बच्चे राजेंद्र नगर में हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे, ऐसा राजेंद्र नगर तो हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी आर एट राजेंद्र नगर, करोल बाग राजेंद्र नगर, बट एनी हाउ जैसे कि मुखर्जी नगर है, बच्चे 5-5 साल 6 साल यहाँ पे हैं और उनसे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसके पीछे कतई मतलब नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। आप बात समझने की कोशिश करिएगा। वो पढ़ बहुत रहे हैं, वो दिन भर लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। सुबह 9 से बजे से लेके रात के 9 बजे तक 12 घंटा वो लाइब्रेरी में सिटिंग करते हैं, 15 घंटा लाइब्रेरी में सिटिंग करते हैं, दुनिया भर के टेस्ट सीरीज लगाते हैं, दुनिया भर की कोचिंगों का मटेरियल पढ़ते हैं, फिर भी उनका प्रीलिम्स क्यों नहीं होता है। जब मैं बच्चों से फीडबैक लेता हूँ या बच्चों से जब मेरी बातचीत होती है तो पता चलता है, बच्चे कहते हैं सर हमने पढ़ाई तो बहुत की, हमने XYZ इस कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाया, XYZ इस कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लिया, 30 टेस्ट यहाँ से लगा दिए, 30 टेस्ट वहाँ से लगा दिए, बट सर यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हर सवाल एक नया दिखता है। कोई ऐसा सवाल ही नहीं मिलता जिससे हम ये कह पाएँ कि सर हमने जो पढ़ा वो हमारा पढ़ा हुआ आया, और पूरा साल हमारा इस तरह से बर्बाद हो जाता है। फिर अगले साल के लिए हम लगते हैं और ये जो विशियस साइकिल है, एक लूप, एक जो विशियस क्रम में आप फंस जाते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। चलिए इंटरव्यू तक अगर पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, उपलब्धि है, बट हम देखते हैं प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। 5 से 6 साल की तैयारी बच्चे राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में कर रहे हैं। उसके पीछे की क्या ऐसी वजह है? जब मैं अपने मित्र से बात कर रहा था तो उस मित्र ने कहा कि देखो 800 सीट यूपीएससी में आती हैं और भारत में 8000 से ज्यादा संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, छोटी मोटी संस्थाएं तो बहुत, मैं बड़ी संस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। मोर देन 8000 संस्थाएं भारत में ऑपरेट कर रही हैं और ये 10 लाख बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और 10 लाख बच्चे सभी कोचिंग नहीं ले पाते हैं। और आप देखोगे जब रिजल्ट आता तो ऐसे बहुत सारे बच्चे टॉपर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी कोई कोचिंग ही नहीं ली होती है। एक हमारे साथ एक हमारी फीमेल एक फ्रेंड है जो पढ़ती थी, जो कि आईएएस में उनका जो अंडर 100 रैंक आया, वो सैमसंग में जॉब करती थी, बट उन्होंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली। उनके बड़े भाई सिलेक्टेड थे, उनके मार्गदर्शन में उनका सिलेक्शन हुआ, इनको गाइडेंस मिला अपने ही बड़े भाई द्वारा जो कि सिलेक्टेड थे। यानी कि ये देखा गया कि जिनके घरों में या जो लोग कभी सेलेक्टेड ऑफिसर द्वारा गाइडलाइन अगर पाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया है, रदर देन सो कॉल्ड ये बड़ी बड़ी जो कोचिंग है, मार्केट है, इसमें बच्चे अपना समय और पैसा दोनों व्यर्थ कर रहे हैं। यानी आप पढ़ते तो हो, ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूं
वो सारे बच्चे, वो जो 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें से 5 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे, 2.5 लाख चलो मान लेते हैं, 2.5 लाख से लेके 3 लाख मान लेते हैं, 3 लाख तो ऐसे सीरियस बच्चे हैं जो पोटेंशियल बच्चे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है सिविल सर्वेंट बनने का, बट कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन ये था, जाना यहाँ था, कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ जीवन में, मैं ऐसा जो जो मुझे अनुभव हो रहा है, जाना था उनको लबासना। ठीक है, ये मान लीजिए लबासना का टारगेट है, जाना ऐसे था, बट कोचिंगों ने उनको ऐसे डाइवर्ट कर दिया। कोचिंगों ने इतना ज्यादा कंटेंट या मार्केट में या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल है, ये आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गई, राजेंद्र नगर की कोचिंग इंस्टीट्यूट और मुखर्जी नगर की, और ये आपके हो गए सोशल प्लेटफॉर्म। ये सोशल प्लेटफॉर्म आपको इस मंजिल तक जहां आपको जाना है, आईएएस की ट्रेनिंग लेनी है, यहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। कोचिंग वाले कुछ ऐसी चीजें पढ़ा देते हैं कि जब पेपर आता है तो सब उलट पुलट हो जाता है। जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है तो आपको देखने समझ आ रहा है मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है, कोई कीवर्ड ही नहीं सुना है, ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम कर रही है यूपीएससी। सोशल मीडिया में इतना मटेरियल फ्लडेड है, टेलीग्राम पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, कि आप उस मटेरियल के चारों तरफ घिरे हुए हो। आप ये वाली भी पीडीएफ पढ़ ले रहे हो, वो वाली भी पीडीएफ पढ़ ले रहे हो, अंत में ये होता है कि आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है और ना ही रिवीजन हो पाता है। आप देखेंगे ऐसे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं बट उनका रिवीजन नहीं है। रिवीजन इसलिए नहीं है क्योंकि उनका सोर्स लिमिटेड नहीं है, उनको टू द पॉइंट वाला मटेरियल नहीं पता है, वो कुछ भी पढ़ रहे हैं। और इसी समस्या को देखते हुए प्रिसाइस ने इनिशिएटिव लिया है कि हम सीधा रास्ता बनाएंगे, टू द पॉइंट। ये है प्रिसाइस का रास्ता, दिस इज द पाथ ऑफ प्रिसाइस। ये प्रिसाइस, आपको मटेरियल भी फिल्टर करवाया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि सर ने आपसे कहा होगा कि हर टॉपिक पे आपको एक किताब पढ़ना है, आपको वो चीजें बताई जाएंगी जो आयोग आपसे पूछना चाहता है। और विश्वास मानिए, शायद आप विश्वास मान भी जाएंगे, लेकिन तब तक आपको लेट भी हो सकता है आपका 1 साल जब खराब हो जाए, 1.5 साल आपका वेस्ट हो जाए, तो शायद आप मेरी कभी वीडियो कहीं यूट्यूब पे देख के तो विश्वास मानेंगे और आप ये महसूस भी करेंगे कि मैं सही कह रहा था, आप मानेंगे इस बात को। आपकी तैयारी के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्रीसा आईएएस आपको प्रोवाइड करेगा, जो गाइडेंस चाहिए वो प्रीसा आईएएस आपको प्रोवाइड करेगा, बिकॉज प्रीसा आईएएस में सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर है, उन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है, तो उनकी जो स्ट्रेटजी रही होगी वही स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। बस मेरा थोड़ा सा जिस्ट था कि मैं देख रहा था तो मैं बात किया अपने मित्रों से, जो मित्र अभी हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और वो आईपीएस पोस्टेड पे, आईआरएस और आईएएस और एसडीएम के पोस्ट पे हैं, तो उनसे भी जब मेरी बात हो जाती है संडे संडे, मैं एक लोगों से ज़रूर बात करता हूँ ताकि मैं एक इनपुट ले पाऊँ कि वास्तविकता में वो कैसे काम कर रहे हैं ऑन फील्ड, और क्या किस तरह से उन्होंने तैयारी की होगी, और वह तैयारी मैं साझा कर पाऊँ आप लोगों के साथ। तो ये टॉपिक है आपका मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, ये हेल्पफुल होगा। अभी आपका बीपीएससी एग्जाम आ रहा है, उसके लिए यूपीपीसीएस का एग्जाम है, उसके बाद है आपका यूपीएससी का एग्जाम। तो तीनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस मटेरियल को, कंटेंट को रेडी किया गया है। इस कंटेंट का सोर्स गवर्नमेंट वेबसाइट, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिया गया है। तो पहला इसमें जो समिट है वो न्यूज़ में है और आपको पता भी होना चाहिए, ये है G20 समिट, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रही है इस बार। इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जा रहा है, और इस लोगो के बारे में भी सवाल आपका पूछा जा सकता है। इस लोगो में अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, इसका जो थीम है, टैगलाइन है, ये भी आपसे पूछा जाता है, वेस्ट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कुछ न्यूज़ में ये थे कि ये फुल यूज़ किया गया था सिंबल ऑफ बीजेपी, बट ऐसा नहीं है, ये सिंबल यूज़ किया गया है नेशन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है,
लोगों के ऊपर भी सवाल आपका बन सकता है। G20 वॉज फाउंडेड, अगर थोड़ा सा हम G20 के बारे में जानने की कोशिश करें तो उसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रख के किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी आते हैं। हम लोगों की बात करें तो G20 लोगो ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। इट जुटापोज planet Earth with the lotus, Indian national flower that reflect growth, aim, challenges. The Earth reflect India pro-planet approach to one planet perfect. तो उसमें जो प्लानट लगा यूज किया गया है लोगों में, उसका मकसद है कि हम अलग अलग देश नहीं हैं, हम एक ही धरती यानी एक ही देश के पार्ट हैं, या एक ही लैंड के पार्ट है, मदरलैंड के पार्ट है। Below the G20 logo is Bharat written in the Devanagari script. The theme of G20 presidency, Vasudeva Kutumbakam or One Earth, One Family, One Future, is drawn from the ancient Sanskrit text of महाउपनिषद। ये भी पूछा जाएगा कहाँ से उठाया गया है। एलिमिनेशन के लिए या ऑप्शन आपको बना सकता है किस उपनिषद के साथ उठाया गया है, कहाँ से इस वर्ड को लिया गया, तो संस्कृत के आपको ग्रंथ से उठाया गया है। Essentially, the theme affirms the value of all life like human, animal, plant, microorganism and their interconnectedness on the planet Earth and the wider universe. 2023 भारत में G20 सम्मेलन किया जा रहा है, 2024 में ब्राजील में किया जाएगा और 2022 में इंडोनेशिया में किया गया था। इसकी सदस्यता, इसकी प्रेसिडेंसी 2023 में भारत द्वारा की जा रही है। अगेन दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। G20 प्रेसिडेंसी का एजेंडा क्या है, ये ऑफिशियल फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर लीड द फाइनेंशियल ट्रैक। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, G20 की मेंबर की बात करें तो 19 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। G20 के मेंबर, G20 देश ग्लोबल जीडीपी का 85%, 85% कंट्रीब्यूट करते हैं और 75% ग्लोबल ट्रेड का कंट्रीब्यूट करते हैं और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। ये समिट न्यू दिल्ली में की जाएगी 9 से 10 सितंबर के बीच में 2023 और इसीलिए इसको दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली समिट भी कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये बस आपके आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कहाँ पे ये समिट हो रहा है, इस समिट के बारे में थोड़ा सा, और इस समिट के लोगो के बारे पे भी, जो लोगो डिजाइन किया गया है इस लोगो पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगो, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके बारे में अच्छे से पॉइंट्स अपने बना लीजिए आपकी परीक्षा के लिए, ये लोगो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस लोगो में ये जो लोटस का पेटल है ये देशों को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटीज को दर्शाता है, इस पर भी सवाल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 49th G7 समिट, 7 देशों का समूह जिसको हम लोग G7 कहते हैं। ये G6 देश थे, उसमें कनाडा के मिलने के बाद इसको G7 देश बनाया गया। इसकी मीटिंग को 2023 में, मई 2023 में जापान लीड करेगा। इसका थीम होगा न्यूक्लियर वेपन के रिलेटेड, कि आगे चल के न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग ना किया जाए या न्यूक्लियर वेपन फ्री देश या बनाया जाए, ये इसका थीम होगा। तो द लीडर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस मार्केट डेमोक्रेसी विल मीट टू डिस्कस द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न इंक्लूडिंग द रेंज ऑफ क्रिटिकल इकोनॉमिकल एंड ट्रेड यूज। ये कहाँ पे होगा, हिरोशिमा जापान में होगा। इन की नोट रिमार्क एस सी एस द हॉर्नेबल, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जापान मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री विल आउटलाइन द जापान 223 G70 प्रायोरिटीज एंड आर्टिकुलेट हिज विजन फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ऑर्डर। G7 के बारे में अगर हम बात करें तो G7 जो है ये 7 देशों का समूह है, इंक्लूडिंग कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज यूरोपियन यूनियन। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था
to discuss the economic and social welfare. G7 is a forum designed for frank and open discussion between leader, minister, and policymaker. As a member of G7, Canada play a leading role on the international stage and is able to advance domestic international priorities. हिस्ट्री की बात करें तो 1976 में कनाडा ज्वाइन करता है फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट को, जिससे G7 की स्थापना होती है G6 के बाद। ठीक है, 1997 में यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया जाता है टू ज्वाइन द G7। ये फिर से सारे G7 के बारे में बातें लिखी गई। व्हाट इज G7, तो थोड़ा सा लिखा गया 40% ये ग्लोबल GDP, 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये शो करता है G7। ये मैंने एक लिंक दिया है, आप यहाँ से इसके अभी तक जितने भी सबमिट हो चुके हैं उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन इस लिंक से ले सकते हैं। अगेन ये PDF आपको ऐप पे ही मिलेगी, आप वहाँ से ये लिंक ओपन करके और पढ़ सकते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करें तो 48 G7 समिट जर्मनी में हुआ था, 49 जापान में होगा और 15 जो है वो इटली में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में हो चुका है 48, ठीक है, 49 जापान में होगा इसी साल 2023 में, और अगला जो है वो 50th इटली में होगा। ये आपके BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है। इंपॉर्टेंट फॉर BPSC। नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए है, क्योंकि इसकी स्थापना भारत द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय की गई थी। जब पूरा विश्व दो महाशक्तियों के बीच में बढ़ रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक दौर चला कोल्ड वॉर एरिया, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चला, कोल्ड वॉर। तो देश दो महाशक्तियों में बढ़ चुका था, एक तरफ जहां पे आपका USSR था और एक तरफ आपका था महाशक्ति USA। तो फर्स्ट कंट्री सेकंड कंट्री अपने आप को डिवाइड किए, लेकिन भारत और भारत के साथ और जो इनके मित्र देश थे उन्होंने साइन किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, न्यूट्रल पॉलिसी साइन किया, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देशों को थर्ड स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके बारे में डिटेल क्लासेस आपको क्लास 12 की जो वीडियो है NCERT कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगा, जो कि NCERT बैच में आपको पढ़ाया जाएगा NAM के बारे में। आपको याद रखना है 19th NAM समिट युगांडा में हुआ था और 18th जो है वो अजरबैजान में होगा। सॉरी, 19th युगांडा में होगा और 18th जो है वो अजरबैजान में होगा। ये 18th हुआ था, ठीक है, 18th हुआ था अजरबैजान बकायू में, और 19th आपका युगांडा में होगा। ये फोटो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई है NAM से। थोड़ा सा NAM के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की स्थापना 1961 में बेलग्राड यूगोस्लाविया में हुआ गया था भारत के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा। इसमें आपके इजिप्ट प्रेसिडेंट, घाना प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट के लीडर ने मिलकर इस संस्था की संरचना की थी। दिस लीड टू द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट of non-alignment country. The term non-aligned movement first appeared in the 5th conference in 1976, where the participant country are denoted as a member of the movement. Non-aligned movement सुर्खियों में हमेशा रहता है, यूक्रेन क्राइसिस में भी ये सुर्खियों में था। एक अलग ही डिबेट का टॉपिक है कि नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव है। नॉन-अलाइन्ड मतलब कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे या करेंगे, इसकी चर्चा हम कभी और एक विस्तृत वीडियो जहाँ पे हम NAM के बारे में खुलकर बात करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स या फैक्ट टू द फैक्ट के पॉइंट व्यू से हम आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 120 मेंबर हैं 2018 के हिसाब से, 53 कंट्री फ्रॉम अफ्रीका, 39 फ्रॉम एशिया और 26 कंट्री लैटिन अमेरिका से हैं, और 2 कंट्री यूरोप से हैं, बेलारूस और अजरबैजान। तो यूरोप के 2 देश हैं, याद रखिएगा, यूरोप के 2 देश हैं, बेलारूस और अजरबैजान, ठीक है। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट समिट है वो है ब्रिक्स समिट 2023। कहाँ होने वाली है? साउथ अफ्रीका में होगी। 15वीं ब्रिक्स समिट जो है वो साउथ अफ्रीका में होगी। 14वीं कहाँ पे हुई थी? 14वीं आपकी चाइना में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और
इसमें कुल देश 5 हैं और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये हमने फोटो लगाया है, देख लीजिए आप, ये ब्रिक्स के, ये मोदी जी हैं हमारे, ठीक है। थोड़ी सी बात करें इसमें, ब्रिक्स में आपके देश हैं ब्राजील, रशिया, ठीक है, ब्राजील, रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ठीक है, 14th ब्रिक्स समिट आपका BRICS plus virtual conference was also held a part of main meeting with the minister from country including UAE, Saudi Arabia, Egypt, Kazakhstan, Indonesia, Argentina, Nigeria, Senegal and Thailand। ये आप 14 ब्रिक्स समिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली जो हमारी समिट है इंपॉर्टेंट, वो है बिम्स्टेक। फुल फॉर्म है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी 5th समिट जो है आपकी श्रीलंका कोलंबो में होने वाली है। ये देश है, मैंने मैप किया है आपका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत और श्रीलंका। तो जो 5th समिट है वो कहाँ पे हो रहा है? 5th समिट श्रीलंका में। 5th समिट आपकी कहाँ पे है? श्रीलंका में, 5th समिट, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला है आपका एससीओ समिट, संघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये सितंबर 2022 में होगा। वेन्यू है हुआ था, वेन्यू है इसको समरकंद, उज्बेकिस्तान, और इसे सबनकंद समिट भी कहते हैं, समरकंद समिट भी कहते हैं, ठीक है। 2000 समिट हुआ था, ये 22nd एनुअल समिट हुआ था। ये 5 देशों ने पार्टिसिपेट किए थे, उनके लीडर्स की यहाँ पे फोटो है। चाइना, भारत के मोदी जी, मोदी जी, वैसे मोदी जी बहुत सेल्फी पसंद इंसान है। अभी पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सामने देखना चाहिए था, नीचे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे फोटो खींच लिया होगा किसी ने। ये हमारे चाइना के हैं। ये पीआईबी की कटिंग लगाई गई है। नेक्स्ट जो समिट है वो है आपका वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट। ये सितंबर 2022 में हुई थी दुबई में, और भारत के आपके मिनिस्टर गए थे श्री भूपेंद्र यादव। ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज थे, तो फॉरेस्ट रिलेटेड था ये, मतलब क्लाइमेट रिलेटेड। ये हुआ था दुबई, यूएई में। ये उस मीटिंग की फ़ोटो है, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाया हुआ है फ़ोटो मैंने भूपेंद्र यादव जी का, श्री भूपेंद्र यादव जी ने। इसमें गवर्नमेंट ने अपने मोदी गवर्नमेंट को पिच किया कि किस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट के लिए जो है एक उजाला स्कीम या एलईडी जो लाइट है उसके लिए पिच किया। मिनिस्ट्री आउटलाइन पॉलिसीज़ के द्वारा कि किस तरह से हम लोग सोलर इनिशिएटिव, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस इंस्टीट्यूट को किस तरह से स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी वहाँ पे मेंशन किया कि वी आर सेटिंग अप द गिफ्ट सिटी एंड आईएसएस सोलर रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पे उजाला स्कीम के बारे में भी जिक्र किया गया कि हम लोग उजाला स्कीम के थ्रू किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था, ये पूछ लिया जाएगा, तो यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था ये कॉन्फ्रेंस और ये मीटिंग। अगली जो है वो समिट है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये कीवर्ड बहुत कैची सा कीवर्ड है, I2U2, I2U2। ये आपसे पूछा जा सकता है, I2U2, I2U2। इसमें देश है आपका, आई 2 बार आई है, तो एक है आपका इंडिया, दूसरा इजराइल। U2 2 बार है, तो यूएई और यूएस। ये पहला ऐसा समिट था जो वर्चुअली हुआ है, और ये इन 4 देशों के बीच में हुआ है। ये आपको इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस summit which is held virtually by the United States President of John Biden, the conference will also see the participation of Israel Prime Minister यार लैपिड एंड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, ठीक है। मेन क्या था इस पे,
एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर इसका थीम था। इसमें ये जो मेन इनिशिएटिव भारत के लिए है वो ये है कि गुजरात में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो कि 300 मेगावाट का होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि विंड और सोलर कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए भारत में डेवलप किए जाने वाले एनर्जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। COP26 यूएन क्लाइमेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 31 अक्टूबर और 22 नवंबर के बीच में 2021 में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गैसलॉग में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ हाईली इंपॉर्टेंट समिट और मीटिंग जो कि आपके आने वाले जो पेपर है उसके लिए हो सकता है, पीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप पे मिल जाएंगी और आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी वीडियो प्लान की गई है। इन सारी वीडियो को पाने के लिए आपको हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और हमारा यूट्यूब चैनल प्रिसाइस सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रिसाइस कोचिंग नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बेहतर कंटेंट मिल सके, फिल्टर कंटेंट मिल सके और अपनी तैयारी को और आप बेहतर बना सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और बने रहिएगा अपकमिंग डेज में और ऐसी और क्लासेस पाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ अनुस।